Hello viewers, welcome to Challenger Classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो बच्चों हम लोग अपनी यूनिट पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमने 2 लेक्चर अब तक अपने कवर कर लिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, मतलब क्या उसमें हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और क्या फैक्टर्स रेट को अफेक्ट करते हैं। देन हमने सीखा था कि नेक्स्ट उसके बाद हमने सीखा था रेट लॉ क्या होता है ना, ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का। तो आज जो हम सीखेंगे पहले वो 2 टाइप की रिएक्शन पे फोकस करेंगे, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन्हीं को पढ़ने के बाद हम रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बता पाएंगे, मतलब रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। देन कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑर्डर पे, रेट लॉ पे, और टाइम बचेगा तो सीडो ऑर्डर रिएक्शंस भी देख लेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत दिनों से क्या पिछले 2 लेक्चर से यही हो रहा है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टुडेज गोल और उसमें से कुछ ही हो पाता है। तो गोल वो होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकें। तो मैं तो पढ़ा दूंगा, फिर लेंदी हो जाएगा ना, तो इंटरेस्ट भी लगा रहना चाहिए। तो ध्यान से पढ़ो, कम टॉपिक हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर नोट्स बना के, है ना, ध्यान रखना है अपने नोट्स सही से बने ताकि बाद में हम उनको रिवाइज कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। और इसको देख लो आज क्या पढ़ना है, इसको रब कर देता हूं मैं, तभी हमारा बोर्ड क्लियर होगा। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक जो आज का है वो क्या है, वो है हमारे पास एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखो कुछ रिएक्शन होती हैं जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाती हैं, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। और दूसरी तरफ कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि पहले एक स्टेप में कुछ बनेगा, देन वो फर्दर रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में एंड सो ऑन, तब जाके कहीं तीसरे चौथे स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसी रिएक्शंस जो एक स्टेप में खत्म हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल, सिंपल है ना, नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप को कंबाइन करें उनको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो आइए देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है। मैंने क्या बताया आपको, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है, देख लो एक बार। अगर मैं आपको सेपरेटली किसकी बात कर रहा हूं, अभी अभी मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्री रिएक्शन की। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी देखेंगे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये जो है ये फिनिश हो जाती है कहाँ पे, विद इन सिंगल स्टेप, है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं, विच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, है ना, जो कि आपके सिंगल स्टेप में फिनिश हो जाती है। अब इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात यह है कि जब इन रिएक्शंस का आप ऑर्डर लिखते हो तो आपको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते थे, कंसंट्रेशन टर्म्स को लिखते थे, उनके ऊपर कुछ पावर्स लिखते थे, तो वो पावर यहाँ पे किसके इक्वल हो जाती है, एज इट इज जो स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है बैलेंस्ड इक्वेशन का, उसके। तो वो क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। देखो तो इसमें क्या होता है कि रेट जो होता है, रेट ऑफ सच रिएक्शंस, इन रिएक्शंस का जो रेट है उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन से भी बता सकते हैं। वो गुल्डबर्ग और वागे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, है ना। तो रेट ऑफ सच रिएक्शंस कैन बी गिवन बाय, इन रिएक्शंस का रेट कौन बता सकता है, कैन बी गिवन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन देख लें पहले क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय, गिवन 2 जगह हो जाएगा, है ना, तो लिख देते हैं प्रोवाइडेड बाय, जो 2 साइंटिस्ट थे उनका नाम बताऊंगा मैं आपको, प्रोवाइडेड बाय गुल्डबर्ग, एक उस था डब्ल्यू में गोल्डबर्ग, वो नहीं है, गुल्डबर्ग है, और ये है वागे, वागे के भैया वागे। ठीक, चलो सॉरी आपका नाम बिगाड़ने के लिए। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन है आपके सामने, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2A इज गिविंग B और साथ में किसे मिल रहा है C, और मैंने बोला ये जो रिएक्शन है आपके पास ये कैसी है, ये आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन देखते ही आप क्या समझ जाओगे कि सर ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में होगी। तो इसकी खास बात क्या होगी, इसकी खास बात ये होगी कि इसका जो रेट आप लिखोगे, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखोगे आप, वो आप लिखते हो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की कुछ पावर, है ना, और दूसरा रिएक्टेंट है बी, इसकी कुछ पावर।
तो यहाँ पे जो अच्छी बात ये है कि एक्स वाई की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली वही हो जाती है जो कि बैलेंस रिएक्शन में स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। अब स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो आपके टर्म से पहले लिखा है, कोफिशिएंट मतलब पहले आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए से पहले क्या लिखा है? 2। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर, यानी कि 2। ठीक है, ये 2 है तो 2 कर लेना। तो समझ में आया? 2 सही से कर लो यार, राइटिंग मेरी यानी खराब क्यों हो रही है? तुम लोगों की कॉपी तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी बेइज्जती करते हैं। चलो देखो, अब ये तो हो गया ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। अगर हमें रिएक्शन का ऑर्डर बी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या हो जाएगा? देखो जरा, बी की कोफिशिएंट क्या है? 1, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर लिखना है ऑफ रिएक्शन तो वो क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है आपको, एक्स प्लस वाई, जिसे हम एन भी बोल देते थे। तो एन की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? 2 + 1 दिख जाएगा ना उधर, है ना? 2 + 1 वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए आपको कोई मतलब एक पूरा मैकेनिज्म नहीं देखना पड़ा, आपको डायरेक्ट सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी तो आपने वहीं पे देखा क्या कौन से मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, और हमने डायरेक्टली ऑर्डर प्रेडिक्ट कर दिया। तो यही हमें क्या, यही चीज कौन है, यही चीज हमें बताती है रेट ऑफ या लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना? तो ये क्या कहता है, इसको लिख लो जरा। मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें? लॉ ऑफ मास एक्शन को। तो ये लॉ क्या कहता है देखना जरा, ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और उनकी पावर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर, और वो पावर किसके इक्वल है? ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना? जो उनका स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसके वो क्या हो जाएगी? उसके वो इक्वल हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? ये तभी एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन हो कि आपकी जो रिएक्शन है वो क्या है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं दिया है तो हम एक्स वाई छोड़ देंगे, फिर हम अभी आज ही देख लेंगे कि उस एक्स वाई को कैसे कैलकुलेट करना है। वो एक एक्सपेरिमेंटल वो कॉन्सेप्ट होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही सॉल्व होता है। लेकिन जब तक एलिमेंट्री रिएक्शन प्रोवाइडेड है तब तक आप सीधे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दोगे रेट लॉ में। ठीक, बात समझ में आई? इसको नोट करो। ये मैंने क्या बताया आपको एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में भी देख लेंगे। ठीक, इसको लिख लो, दिख ही रहा है सब बोर्ड पे, है ना? चलो इसको रब करता हूं मैं, रब कर दूं, लिख लो यार, इतना अच्छा अच्छा लिख रहा हूँ अलग अलग कलर से। मैं अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाता हूँ, कॉपी 5 पैकेट आता है, 5 पेन वाला, 5 कलर्स के पेन वाला। वैसे तो सभी पैकेट में 5 होते हैं, अब 10 कलर भी होते हैं, तो भाई गरीबी है। तो 5 पेन वाला पैकेट लिया, और जितने मतलब अलग अलग जगह पे कोई चीज आती है तो उसके, तो भाई जितना अच्छे मतलब होंगे, सुंदरता भी तो कोई चीज है ना, तो सुंदर होने चाहिए नोट्स। चलो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अब बात कर रहा हूँ आपके सामने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी देख लो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कुछ नहीं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में खत्म नहीं हो रही है तो वो 2 स्टेप में होगी, है ना? 2 स्टेप में होगी तो फिर वो एलिमेंट्री तो रही नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन तो वही होती है जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए। तो ऐसी रिएक्शंस जो 2 एलिमेंट्री स्टेप्स या 2 से ज्यादा का कॉम्बिनेशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो ये क्या होती हैं? दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस, कैसे? टेक्स प्लेस इन 2
और मोर देन, कम से कम 2 तो होंगे तभी तो, है ना, और मोर देन 2 एलिमेंट्री स्टेप्स या एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं ये क्या होती हैं, ये या तो एक सिंगल एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होंगी या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होंगी। रिएक्शंस कर लो, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात इसमें ये है कि आप यहाँ पे क्या नहीं लगा सकते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगा सकते हो। लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। मतलब आप जो डायरेक्टली एक्स वाई की पावर्स प्रेडिक्ट वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे थे स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के, वो यहाँ नहीं कर पाओगे, है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो इस बात को जरा ध्यान रखना, है ना। और बताते हैं इनके बारे में। तो सर इनका कैसे रेट लॉ प्रेडिक्ट होगा, इनका ऑर्डर कैसे निकलेगा। तो भाई हर रिएक्ट स्टेप का अलग अलग रेट स्पीड होगी, है ना। फर्स्ट स्टेप अलग स्पीड से कंप्लीट हो रहा होगा, सेकंड अलग स्पीड से। तो कौन से वाले स्टेप से हम बताएं रेट लॉ निकालें। तो रेट लॉ जो होता है वो हमेशा स्लोएस्ट रिएक्शन से दिया जाता है ना। जो मान लो अगर 3 स्टेप में हो रही है उसमें दूसरा स्टेप स्लो स्टेप है, तो वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो यहाँ पे इस बात को नोट करके लिख लेना। क्या नोट करोगे कि देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हम किस चीज को बोलते हैं, किस रास्ते से होके जा रहा है ना। तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म इज द, स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अगर कोई पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कौन सा वाला स्टेप होता है जिससे आप रेट निकाल सकते हो, तो आप बता दोगे कि सर जहां पे रिएक्शन सबसे स्लो हो रही हो, मतलब जिस स्टेप में सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन हो रही होगी उसी स्टेप को हम रेट लॉ में यूज करेंगे और फाइंड कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो क्या होता है, इज द रेट डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लो, डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब जो रेट लॉ हम लिखेंगे वो स्लोएस्ट स्टेप को देख के ही लिखेंगे। तो ये किसकी कहानी थी, ये कहानी थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। इसको भी लिख लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एलिमेंट्री रिएक्शंस एक स्टेप में खत्म हो जाती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होंगी। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप डायरेक्ट रेट लॉ लिख सकते हो, उनके स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू को कंसंट्रेशन की पावर के इक्वल रख के। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में तो ऐसा पॉसिबल है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर वहां रेट कैसे लिखा जाता है, वहां देखा जाता है कौन सा स्टेप में स्लोएस्ट रिएक्शन हो रही है, उसी स्टेप से फिर हम रेट लॉ लिखते हैं। वही क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, तो ये नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। चलो ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। चलो इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। डेफिनेशन तो लिखी हुई है, वो तो तुम देख ही लोगे। इसको पहले जरा अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब एक के बाद एक। मैंने तुम्हें क्या बताया था, रिएक्शन को कौन सी थ्योरी गवर्न करती है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि प्रोडक्ट तब बनेगा रिएक्टेंट से जब रिएक्टेंट कोलाइड कराएंगे। अब इस कोलिजन की भी 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, मतलब जो उनका ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि मॉलिक्यूल का हेड टेल से कोलाइड कर रहा है, हेड टू हेड, टेल टू टेल। मतलब जैसे कोलिजन हो सकता है वैसे होना चाहिए। जैसे कि इस तरीके से कोलिजन हमको चाहिए, है ना, प्रॉप या इस तरीके से चाहिए, तो ऐसे ही कोलिजन होना चाहिए। अब ऐसे ना हो जाए एक वर्टिकल आए एक हॉरिजॉन्टल आए। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या, एक प्रॉपर एनर्जी भी, मतलब सफिशिएंट एनर्जी भी होना चाहिए। ये नहीं कि ये हल्के हल्के मतलब इसकी एनर्जी कम है इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो 2 फैक्टर्स जो कोलिजन को इफेक्टिव बनाते हैं वो क्या होते हैं, वो होती हैं आपकी एक तो एनर्जी, जिसको आप पढ़ोगे आगे एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। दूसरी बात उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है।
तो मॉलिक्युलरिटी किसे बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी उन्हीं मॉलिक्यूल्स के या उन्हीं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर को बोलते हैं जो कि इफेक्टिवली कोलाइड कर जाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। लेकिन कौन से वाली रिएक्शंस पे अप्लीकेबल होगी मॉलिक्युलरिटी? केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पे, क्योंकि वही पॉसिबल है कि एक बार कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस ही क्या होती हैं? सिंगल स्टेप में खत्म होती हैं। अब कॉम्प्लेक्स में तो पता ही नहीं इस वाले कोलिजन से प्रोडक्ट बना जो पहले स्टेप में हुआ या दूसरे स्टेप में हुआ, है ना। तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते हैं, उसके भी एक एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बता देंगे, लेकिन आपका कंबाइंड मॉलिक्युलरिटी तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल फिनोमेना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन जरा देखो, मैं सुनाऊं क्या तुम्हें? मुझे याद है, देखो, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज। अब स्पीसीज का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, है ना। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which effectively collide या which effectively takes part in an elementary reactions called the molecularity। यहाँ पे कोई क्या लिखा है? यहाँ पे भी यही लिखा है, the number of reacting species। अब वो स्पीसीज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस कुछ भी हो सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री का ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, है ना, उनका कोलिजन भी साइमल्टेनियस यानी कि एक के बाद एक अच्छा होना चाहिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, और तभी रिएक्शन आपकी होगी, है ना। तो मॉलिक्युलरिटी समझ में आ गया। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं। देखो मॉलिक्युलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं आपके सामने एक रिएक्शन। देखो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि ये अमोनियम नाइट्राइट है और इसको हम डिकम्पोज करा रहे हैं, यानी कि हीट करा रहे हैं। तो देखो जब ये हीट होगा, कहीं भी कोई चीज हीट हो रही होती है तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ से देखो कितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स आप निकाल सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो देखो 4 हाइड्रोजन है तो कम से कम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, लेकिन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए 2 ऑक्सीजन भी चाहिए। हाँ है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आप निकाल दोगे यहाँ से। देखो मैं इनऑर्गेनिक का पार्ट भी कवर करा दे रहा हूँ फिजिकल के साथ, मेन ग्रुप में होता है। अब बचेंगे क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो यहाँ से क्या हो जाती है? N2 गैस रिलीज हो जाती है। तो इस मेथड को पी ब्लॉक हटा दिया हमारे बोर्ड के सिलेबस से, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो है, तो वहां देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, हीटिंग नाइट्राइट्स या अमोनियम नाइट्राइट। तो देखो अमोनियम नाइट्राइट को हीट करा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए, N2 गैस बन गई हमारे पास। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये जो है तुम्हारे पास ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। मतलब क्या? मतलब ये सर कि ये सिंगल स्टेप में हो जाती है। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे आप मॉलिक्युलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दो। मैंने कहा ठीक है भाई लगा दूंगा। तो मुझे बताओ यहाँ कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तुम्हें रिएक्टेंट साइड पे? मॉलिक्यूल बताना, कहीं एटम मत गिनने लगना। देखो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है कि नहीं है अमोनियम नाइट्राइट, जिसमें अमोनियम प्लस आयंस है और नाइट्राइट आयंस है। तो यहाँ पे देखो जो इसका आप रेट लॉ लिखोगे वो आप डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सर रेट जो प्रोपोर्शनल होगा वो इसकी अमोनियम नाइट्राइट की कंसंट्रेशन के होगा। और इसकी पावर में आप क्या चढ़ा दोगे? पावर में आप चढ़ा दोगे डायरेक्टली क्या? स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि 1 है। ठीक, तो कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोलाइड करे? 1। अब इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, कांस्टेंट आ जाएगा कुछ, है ना, NH4। ये क्या होता है हमारे पास? के रेट कांस्टेंट होता है। तो बताओ यहाँ से ऑर्डर क्या आया? देखो ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ से ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर 1 आ गया। और मॉलिक्युलरिटी क्या आ गई? मॉलिक्युलरिटी बताना जरा, कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट साइड पे? वो भी 1 है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि सर अगर एलिमेंट्री रिएक्शन कोई है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वही मॉलिक्युलरिटी होगी। और ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो? ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम बोल देते हैं क्या? यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस, है ना। उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्या? यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस। तो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो? जिनकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो। ठीक, और एग्जांपल देखोगे? देखो चलो, ये तो था तुम्हारे पास जहां एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा था।
ठीक है, कलर बता दिया करो कौन सा दिख रहा होता है कौन सा नहीं, है ना। मुझे तो जो अच्छा लगता है वो मैं पिक कर लेता हूँ, तो मुझे बार बार उधर देखता भी रहता हूँ कौन सा कलर स्क्रीन पे आ रहा है। बता दिया करो कि सर ये कलर दिखता है, इसी से पढ़ाया करो। चलो, अब मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ तुम्हारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का। इसको भी मैं क्या करा रहा हूँ, डिकम्पोज करा रहा हूँ, और क्या बन रहा है मेरे पास, H2 गैस और I2। ठीक, अब यहाँ रेट लॉ लिख के बताओ कैसे लिखोगे। कुछ नहीं सर, रेट जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के, और जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के रेस टू द पावर। अब पावर क्या लगाएं सर, पावर भाई मैं कहूंगा कि तुम तभी लगा सकते हो जब तुम्हें पता हो ये रिएक्शन क्या है। अब मैंने बता दिया ये रिएक्शन कैसी है, ये आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, दिख रहा है। चलो, ये आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में आप डायरेक्टली स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज कर सकते हो, तो कर लो फिर, क्या दिक्कत है। देखो तो कितना आ जाएगा, देखा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऑर्डर क्या आएगा आपके पास, ऑर्डर होता है सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। एक ही कंसंट्रेशन टर्म है, उसकी पावर क्या है 2, तो ऑर्डर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मॉलिकुलरिटी बताओ क्या होगी, कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड पे, 2। और एलिमेंट्री रिएक्शन भी है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है सिंगल स्टेप, यानी कि बस वही मॉलिक्यूल्स कोलाइड करे होंगे और उसी स्टेप में प्रोडक्ट बन गया होगा। तो कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करे, 2। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर जाएं, तो उसको हम बोल देंगे कि सर ये क्या है, ये है आपके पास बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस। तो जिनकी मॉलिकुलरिटी 2 होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस। तो बताओ आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। ऐसी 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो ट्राई मॉलिकुलर या टर मॉलिकुलर, लेकिन मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा कभी नहीं देखी गई। तो ऐसा क्यों होगा, सोच के बताओ जरा। मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं मिली हमें, तो उसका रीजन ये है कि भाई मॉलिक्यूल्स कोलाइड इफेक्टिवली करने चाहिए। मतलब ऐसे समझो कि नारियल पानी, नारियल है ना, नवरात्र में लाते हैं घर पे रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, या नारियल पानी यहाँ तो बहुत चलता है दिल्ली में। तो नारियल का क्या कॉन्सेप्ट है कि उसको ब्रेक करते हैं तब उसमें से कोकोनट वाटर निकलता है ब्राउन वाले में से। तो 2 नारियल आप कोलाइड करा सकते हो, एक को आप वॉल से करा दोगे, है ना, तो भी उसमें से वो ब्रेक हो जाएगा, कोकोनट वाटर आ जाएगा। 2 नारियल को एक साथ कोलाइड कर दो तो भी क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, कोकोनट वाटर आ जाएगा। और भी आपने मान लो छोटे छोटे नारियल ले लिए, तो एक हाथ में 2 पकड़ लिया, एक में एक, तो आपने 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर लिए। तो 3 नारियल कोलाइड कर लिए मतलब, तो भी चांसेस हैं कि कोकोनट वाटर आ जाए, लेकिन 3 से ज्यादा में तो बिल्कुल ही नो चांस, कोई चांस नहीं है बेटा, कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है सर, हथौड़ा ले आओ, है ना, मार दो मेरे सिर पे। भाई इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो वो कोलिजन इफेक्टिव होता है। तो क्या होगा कि हम 3 से ज्यादा नारियल्स को साइमल्टेनियसली कोलाइड करा ही नहीं पाएंगे कोकोनट वाटर निकालने के लिए। सेम केस होता है रिएक्टेंट के, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिस वेसल में रखा है उसके संग कोलाइड कर लेगा, प्रोडक्ट बना देगा। 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कर लेंगे, प्लस वॉल्स ऑफ कंटेनर से तो कर ही सकते हैं, 3 आपस में कर लेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन में, थोड़े चांसेस है, लेकिन 3 से ज्यादा में तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको मैं समझाऊं तुम्हें, मॉलिक्यूल बना के समझाता हूँ, इसको नोट कर लो। मॉलिकुलरिटी की डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपके सामने कि मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं देखी गई है। देखो 2 मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड कर जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स भी कर जाएंगे, लेकिन जब बात आएगी कि सर क्या 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, तो देखो फिर 4 मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये इससे कर जाएगा, ये इससे, लेकिन चारों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन आपस में हो रहा है, 3 भी आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन चारों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं। अब भाई तुम टच नहीं कर पा रहे हो, मुझे तो कोलिजन खाक होगा हमारे तुम्हारे बीच, है बताओ। बस फिर काहे सर वायलेंट हो रहे हो, वायलेंट नहीं हो रहे हैं भाई, समझा रहे हैं। चलो, तो हमने क्या देखा, 2 मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, और ज्यादा पॉसिबिलिटी है 3 भी कर जाए, लेकिन 3 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन भी आ जाता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि व्हाई द रिएक्शंस ऑफ मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 आर नॉट ऑब्जर्व। तो आप बताओ 3 से ज्यादा मॉलिकुलरिटी क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 से ज्यादा
मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है ना, उनका इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता है। अब इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का क्या काम रिएक्शन में, हम उन्हें मॉलिकुलरिटी में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या लिखवाने जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के रूप में लिखवा दूं या मैं ऐसे स्टार करके लिखवा दे रहा हूं तुम्हें, क्या कि मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्ट या मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व, है ना। 3 से ज्यादा मॉलिकुलरिटी तो बहुत ही रेयर केसेस में ऑब्जर्व करी जाती है। मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व बिकॉज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, है ना, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस यानी कि तुरंत एक के बाद एक, और इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन और एनर्जी वाले, है ना, साइमल्टेनियस एंड इफेक्टिव कोलिजन्स इज वेरी लेस, है ना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि 3 और 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, तो इसीलिए मॉलिकुलरिटी भी ग्रेटर देन 3 ऑब्जर्व नहीं करी जाती। और हमने यहाँ पे भी क्या बात देखी थी कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अभी आपने जो 2 एग्जाम्पल देखे थे वहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया था, जो ऑर्डर आ रहा था वही मॉलिकुलरिटी आ रही थी। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर किसके बराबर हो जाता है, मॉलिकुलरिटी के बराबर हो जाता है। 99% केसेस में ये होता है ना, बाकी कहीं चेंजेस भी आ जाएंगे 1%, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से होता है, एक्सेप्शन नहीं बोलोगे, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, बस एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, तो उसका रीजन हम बताएंगे ना, किस लिए खड़े हैं सांड जैसे तुम्हारे सामने। ठीक है, तो देख लो ये इंपॉर्टेंट है, 3 से ज्यादा मॉलिकुलरिटी क्यों नहीं होती है। 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है कि किन रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी सेम होती है, तो हम लिख देंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ठीक, तो हमने अब ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी को इक्वल करा है, तो जरा दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक, उसको लिखेंगे, तब तक तुम इसे नोट करो। चलो सही है सब, अच्छा आ रही है राइटिंग भी हमारी। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस, तो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस। तो बेटा ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस अब तुम मुझे बताओगे, बताओ जरा। देखो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये डेफिनेशन मैं नहीं लिखवाऊंगा, डिफरेंसेस लिखवाऊंगा, जो मेन डिफरेंस है। डेफिनेशन तो तुम खुद ही लिख दोगे, डिफरेंस नहीं भी पता, पहले यही तो करते थे ज्योग्राफी वगैरह में, जो डिफरेंसेस आते थे 1 पॉइंट तो डेफिनेशन का ही बन जाता था, एक एग्जाम्पल का हो गए 2 पॉइंट। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है, ऑर्डर तुम्हें पता है, जो सम ऑफ द पावर्स होती हैं किसकी, कंसंट्रेशन टर्म्स की, कहाँ पे, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। मॉलिकुलरिटी क्या होती है, जितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, वो क्या होती है, उस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी होती है। अब और कुछ बातें जरा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस यहाँ पे हैं, ऑर्डर जो होता है वो आप एलिमेंट्री रिएक्शन का भी बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स का भी बता सकते हो, क्या मॉलिकुलरिटी बता सकते हो, नहीं, मॉलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस की बता सकते हो। तो आप लिख दोगे कि इट इज एप्लीकेबल, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ, क्या, टू बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। ये क्या है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब मैं मॉलिकुलरिटी की बात करूंगा तो मॉलिकुलरिटी क्या है, केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही एप्लीकेबल होती है। तो इट इज एप्लीकेबल कहाँ पे, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, है ना। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में एप्लीकेबल है। ये बात समझ में आ गई। ठीक, और क्या डिफरेंस बन सकता है, देखो
और मुझे बताओ, मैंने तुम्हें जब ऑर्डर निकलवाया था तो मैंने दिखाया था ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। क्या मॉलिक्यूल्स का नंबर कभी फ्रैक्शन में आएगा या नेगेटिव आएगा? मॉलिक्यूल्स तो हमेशा होल नंबर में होंगे, है ना। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन क्या मॉलिक्यूलरिटी में ये सब बातें पॉसिबल हैं? बिल्कुल नहीं सर। मॉलिक्यूलरिटी केवल क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज एन इंटीजर, है ना। ऑलवेज अ इंटीजर बोल लो, इट ऑलवेज अ होल नंबर बोल लो, ठीक है, इज ऑलवेज अ इंटीजर वैल्यू। और इंटीजर वैल्यू भी कैसी? पॉजिटिव, नेगेटिव वाली नहीं है। याद नहीं, होल नंबर में जीरो आता है क्या? जो वो वाले नंबर्स होते हैं 1 2 3, वो वाले नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी एक इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब इट कैन बी, ये क्या नहीं हो सकता है? इट कांट बी जीरो, ठीक है, फ्रैक्शनल और नेगेटिव, ये इन तीनों में से नहीं हो सकता है। वो दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, चलो फ्रैक्शनल लिखा है वो, ठीक है मैंने। और एक पॉइंट बताओ, ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना होता है। ये नहीं तुमने बोर्ड पे देखा, कॉपी पे देखा, ऑर्डर बता दिया ना। एक्सपेरिमेंट का डाटा आएगा, उसी से हम ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के साथ ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी के साथ क्या है? मॉलिक्यूलरिटी के साथ ये है कि आप वहां पे डायरेक्टली रिएक्शन को देख के मॉलिक्यूलरिटी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इन बातों को ध्यान रखोगे, अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस लिखने को आया 2 या 3 नंबर का, तो यही पॉइंट चेप देने हैं। लेकिन ध्यान भी रखने हैं कि क्यों लिखवाए हैं, है ना। और ज्यादा बनाना चाहोगे एक डेफिनेशन का बन जाएगा, और अच्छा बनाना चाहोगे एग्जाम्पल से ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी निकाल लोगे, 5 पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस तुमने बता दिए क्या है, इनको नोट कर लो। फ्रैक्शनल गायब हो गया, फ्रैक्शन तो दिख ही रहा है ना उधर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। इनको नोट कर लो, पॉज करके कर लो कर लो कर लो। चलो ठीक है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें क्या देखना है वो तो क्वेश्चन ही बताएगा। देखो क्वेश्चन हमने लगाया है, हमने ही लगाया, हमें ही नहीं पता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x टू y फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब x से y रिएक्शन हो रही है। कैसे रिएक्शन हो रही है? रिएक्शन हो रही है x टू y, और इसका ऑर्डर कैसा है? इसका ऑर्डर है 2। ये बात में यहाँ पर से पता लग गई। फिर if concentration of x is increased 3 times, how will the rate of formation of y be affected? अब इस रिएक्शन में देखो y का फॉर्मेशन क्या है? y का फॉर्मेशन होना मतलब रिएक्शन का आगे बढ़ना। तो एक तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम मुझे बताओ, रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट को हम क्या लिखते थे? रेट बराबर के, और जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर क्या होता था? अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो जो उसकी कंसंट्रेशन टर्म की पावर होगी वही ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर हमें पता है, तो हम इस कंसंट्रेशन टर्म की पावर को लिख सकते हैं। तो अगर इस रेट को मैं बोल रहा हूं कि ये R1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? नेक्स्ट केस में ये हो रहा है कि जो आपका X की कंसंट्रेशन है उसको क्या करा है? 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो यानी कि 3x कर दिया है। अब देखो अब क्या रेट आएगा? तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये x का स्क्वायर। तो मुझे बताओ इतनी वैल्यू किसके इक्वल है? इतनी वैल्यू R1 के इक्वल है। तो जो नया रेट आ रहा है, अगर मैं उसको R2 बोलूं, तो वो पहले के कितना आ रहा है? 9 टाइम्स आ रहा है। यानी कि y की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? अब इंक्रीज हो जाएगी 9 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस आंसर का ये हो जाएगा कि द रेट of formation of y या rate of reaction will become 9 टाइम्स, है ना। जो पहले था उससे अब 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया?
बताया था कि x से y हम जा रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, तो हमने इस ऑर्डर की हेल्प से रेट लॉ लिख लिया। रेट लॉ से हम ऑर्डर निकालते थे, इस बार ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर की हेल्प से हमने रेट लॉ लिख लिया। रेट लॉ यही कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेज टू द पावर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन टर्म एक ही है तो जो भी उसकी पावर होगी वही एज इट इज ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। तो यही बात हमने रेट लॉ में लिख दी। फिर हमने बोला कि x को हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो हमने अब x की जगह 3x रख दी कंसंट्रेशन, और हमने उसको सिंप्लीफाई करा, पहले जैसा बनाया। पहले जैसे हमने देखा R1 थी वैल्यू, 9 बाहर आ गया है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो अभी क्या आ रहा है पहले से 9 टाइम्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि y की फॉर्मेशन पहले से क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बताओ आया समझ? एक क्वेश्चन और ऐसा ही लगाया है, खुद करने की कोशिश करना ईमानदारी से, ठीक है, पॉज करके हेल्प ले सकते हो इसकी, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर क्या है, सेकंड, यानी कि उस कंसंट्रेशन टर्म की पावर में क्या लिखा होगा, 2। हाउ वाज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज। तो पहले तो ये समझ लो मेरे लाल कि ये जो रिएक्शन है ये ऐसे चल रही है कि एक कोई रिएक्टेंट ए है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। अब जब तुम्हें पता लग गया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, तो मेरे बेटे मेरे लाल तुम इसमें रेट नहीं लिख सकते हो क्या? देखो रेट कैसे लिख दोगे? लाल तो ऐसे कर रहा सर, आप जैसे हमारे पापा की उम्र के हो, है ना, प्यार से बोल रहे हैं भाई। देखो रेट क्या हो जाएगा, के और कंसंट्रेशन टर्म ए, और अब एक ही इकलौता कंसंट्रेशन टर्म है तो जो इसकी पावर होगी वही ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर हमें पता है 2, तो हम पावर में 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, इसको मैं R1 मान ले रहा हूँ। अब पहले केस में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल हो जा रही है, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो अब क्या हो जा रही है, वो अब 2a हो जा रही है। तो इसको यूज करते हुए अगर मैं यहाँ से रेट निकालूंगा तो बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, a की जगह आप 2a लिखोगे, है ना, और स्क्वायर तो है ही है साथ में, 2 का स्क्वायर 4 होता है, k पे कोई फर्क नहीं पड़ा, a का स्क्वायर। तो मुझे बताओ क्या इतनी वैल्यू तुम्हारी इसके इक्वल नहीं है R1 के, है कि नहीं है? तो बताओ नया वाला रेट क्या हो गया, नया वाला रेट पहले से 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है ना। तो हम बोलेंगे कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप डबल कर रहे हो इस रिएक्शन में, तो ये रेट क्या हो जाएगा, रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, वर्ड्स में लिख लेना। सेकंड में क्या बोल रहे हैं वो, सेकंड में बोल रहे हैं कि हमने रेट को क्या कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। कोई बात नहीं भैया, कर दो आप, आपकी मर्जी, हम तो रेट लिख देंगे। रेट क्या होता था, के, अब ए की जगह हम a/2 लिखेंगे और ऑर्डर तो सेम है ही, तो 2 आ जाएगा, ये 2 है मेरा, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, के ऐसे ही रहेगा, और ये a का स्क्वायर। तो बताओ इसको क्या फिर आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो R1 से, कर सकते हो ना। तो नया वाला जो रेट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ R1। यानी कि जब आपने इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करी तो रेट 4 टाइम्स हो गया, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ करी तो रिएक्शन का रेट 1/4 हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। अब मैंने पॉसिबल क्वेश्चन करा दिए, और कहीं मिले तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, लिख लो इसको। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ मैंने ब्लू कलर से लिखा है, व्हाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि सर आपके ग्राफिक्स सही नहीं है लैपटॉप के। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लो। ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने बोला था वी विल डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑर्डर, ऑर्डर के तो कर लिए, अब रेट लॉ के करते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ही है यूजुअल। तो मैंने बोला था क्या, एक पॉइंट लिखवाया था कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना। तो देखो एक्सपेरिमेंट हुआ है, डाटा आया है आपके पास, रिएक्शन क्या है, 2a + b गिव्स c + d। देखो दिख रहा है ना, पहली बार मैंने टेबल बनाई है पीपीटी में, है ना, मतलब खुद से, वरना तो मैं कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता था। अच्छी बना ली थी, जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, एक स्लाइड और लगाइए, उसमें सॉल्व करेंगे। तो देखो ये एक रिएक्शन है, 2a + b गिव्स c + d, और इस रिएक्शन के लिए हमें ये रिजल्ट मिले हैं, मतलब a की कुछ कंसंट्रेशन ली हमने इनिशियल और b की कुछ कंसंट्रेशन ली, तो
तो ये क्या दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन दिया है आपको, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली डिजाइन टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, आपको इसके लिए रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ क्या होता है, वही इक्वल टू के मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि वो एलिमेंट्री रिएक्शन में होता था, एलिमेंट्री है ही नहीं, तभी तो इतना बवाल दे रखा है। और दूसरी बात, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं आपको कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, खाओ कसम अपने होने वाले बच्चों की। कहाँ सर बच्चे, अभी शादी होना ही मुश्किल है, शादी तो हो जाएगी बेटा, पढ़ोगे नहीं तो और जल्दी हो जाए, इसलिए पढ़ो, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो यहाँ से क्या क्या हम वैल्यू यूज कर सकते हैं, बार बार मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ी, कोई बात नहीं सर कर देंगे। देखो रेट लॉ कैसे लिखोगे, एक बार रेट लॉ लिख के मुझे बताओ, दिख रहेगा यहाँ पे, दिख जाएगा। देखो रेट लॉ जो होता है वो क्या कहता है, वो कहता है इक्वल टू लगाओ, रेट कांस्टेंट लगाओ, और जो जो आपके रिएक्टेंट हैं, जैसे यहाँ ए है तो ए, ठीक, और इसकी कुछ पावर एक्स, और ये क्या है बी, इसकी कुछ पावर वाई, है ना। तो ऐसे आप रेट लॉ लिखते हो। तो आप अलग अलग, अगर आप मैं पहले एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लॉ बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले एक्सपेरिमेंट के लिए रेट क्या है 1.5 इंटू 10 की पावर क्या -3 इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, और इस रेट के करस्पॉन्डिंग ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.10 रेज टू पावर x, और b की क्या है 0.10 और इसकी पावर क्या है y। सिमिलरली अगर आप सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए लिखोगे तो सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए रेट क्या है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -3 और इक्वल टू के, है ना। और यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन ए की 0.20, x वही रहेगा क्योंकि अभी हम एक रिएक्शन के लिए ऑर्डर थोड़ी बदल जाएगा, और ये क्या है y। तो समझ रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये कुछ नहीं, मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी एक तरीके से मुझे क्या बता रहा है, प्रोडक्ट बनने का रेट, और रिएक्शन में प्रोडक्ट ही तो बनता है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही दे रखा है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली है ए और बी की वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स मान लिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी वाई मान लिया है, ठीक है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया है। और तीसरा बताओ क्या बनेगा, तीसरा यहीं पे बना दूं, देखो तीसरा क्या बनेगा, तीसरा कुछ इस प्रकार बनेगा कि रेट है आपके पास 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0.20 पावर में x है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0.40 पावर में क्या है y है, ठीक। तो अब आप इनकी हेल्प से आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बताओ कैसे करेंगे। देखो आप दो दो इक्वेशन उठा लेना और ऐसी इक्वेशन पिक करना कि जहां पे एक टर्म कैंसिल हो जाए, जैसे कि कैसे करेंगे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ आएगा यार मेरे। देखो यहाँ पे भी 0.20 है, ए की कंसेंट्रेशन यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन उठाते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में करूं उसको, देखो नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। एक में जादू होगा कि मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा, ये चीज यहीं रह जाएगी जो कि मुझे चाहिए भी। देखो हर बार रब नहीं करना होता है, कई बार हमारी गलती से भी हमें सीख मिल जाती है, लेसन मिल जाता है। देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो पिछले पेज से आई थी, देखो काम आ रही है ना। चलो इस पेज में देखो जरा क्या करना है। अब मैं बोल रहा हूं कि आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग किसी को भी कर दो सेकंड बाय थर्ड, तो करना है जरा डिवाइड। देखो सेकंड क्या है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -3, और लेफ्ट हैंड की चीज लेफ्ट हैंड के साथ डिवाइड करोगे 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ वाली राइट वाली चीज राइट में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 0.20 x, और यहाँ पे क्या है 0.20 y, ठीक है। अपॉन में क्या करोगे के, और फिर ये यूज कर रहे हो तो 0.20 की पावर x और 0.40 की पावर y, ठीक है। अब मुझे बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही रहा होगा, k से k कैंसिल,
ठीक है, 0.20 की पावर x, 0.20 की पावर x कैंसिल, ठीक है, 10 की पावर -3 से ये कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ रहा है आपके सामने, देखो ये आ रहा है 1/2 और ये क्या आ रहा है 0.20, ठीक है, इसकी पावर y और 0.40 इसकी पावर y। बताओ इतना समझ आया। अब देखो, अब जब पावर सेम होती है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसके, तो पावर अब दोनों की यही है। तो अगर किसी चीज की वैल्यू यही आ रही है, मतलब उसकी पावर क्या रही होगी 1, ऐसे लिख दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1/2 की पावर 1 भी क्या होगा 1/2। तो जब आप पावर्स कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b क्या है 1 है। तो आपने y की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, अब y की पता लग गई, कहीं भी पुट कर दो और आप दो इक्वेशंस का यूज कर लो, यही वाली कर लो। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग, कोई भी कर सकते हो, इसको भी ले सकते हो 1/2 और आप वैल्यूज लगा देना y की। देखो 1 में आपके पास क्या है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 और यहाँ क्या है 3.0 इंटू 10 की पावर -3, है कि नहीं। और इधर क्या है आपके पास रेट कांस्टेंट और ये क्या है 0.10 की पावर x, और y की वैल्यू इस बार आपको पता है तो y की वैल्यू पुट कर देना 0.10 और y की वैल्यू क्या है 1 है। अपॉन में क्या आ जाएगा k और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.20 की पावर x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.20 की पावर y यानी कि 1। ठीक है, तो अब हम उस चीज को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आओ जरा सॉल्व करते हैं। ऊपर लाइट पड़ रही है तो विचर विचर हो गई, 10 की पावर -3 से कैंसिल, k से k कैंसिल, ये कितना जाएगा 2 टाइम्स जाएगा और ये भी कितना जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ आपके पास बच रहा है बच्चे 1/2 और यहाँ क्या बच रहा है 0.10 अपॉन में 0.20 और दोनों की पावर सेम है तो कॉमन पावर कर लो और यहाँ पे क्या बच रहा है 1/2। तो 1/2 से जब आप 1/2 कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 1, है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है 1/2 की पावर x। तो बताओ किसी भी चीज की वैल्यू 1 कब आती है, जब उसकी पावर 0 हो जाए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 की पावर 0 और ये तो है ही, तो बताओ पावर्स कंपेयर करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आ गई कि नहीं आ गई। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा, आपको यहाँ से ये पता लगा कि सर जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि कई बार अलग अलग भी पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, ये तो y है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू b निकाला है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू b क्या है, विद रिस्पेक्ट टू b है 1। हटाई दो ना सर, इतना सीता पोती काहे को कर रहे हो। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज 1, तो ये ध्यान रखना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है 0, क्योंकि ए की पावर ही तो थी x, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आ गई आपके सामने, ठीक है। आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ लिख देंगे सर। अब देखो कैसे लिखोगे, ये है ना रेट लॉ, यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देखो इसको हटा देते हैं और अभी रेट भी तो निकालना है, वो निकाल देंगे। चलो देखो यहाँ से आप अब रेट लॉ कैसे लिखोगे जरा देखना। देखो रेट लॉ कैसे आएगा, रेट लॉ यही तो था, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे रेट, और k की तो अभी वैल्यू नहीं पता है, a की पावर क्या है, x की पावर क्या है 0 और by की वैल्यू 1, यानी कि इसका रेट लॉ क्या आ गया, रेट लॉ आ गया a रेज टू द पावर 0 b रेज टू द पावर 1, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा आपके सामने क्या 1, ठीक है। और दूसरी बात हमसे क्या पूछी थी, दूसरी बात हमसे पूछी थी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो आप कोई भी एक एक्सप्रेशन उठा लो, यही वाला उठा लो। देखो क्या है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -3, k की वैल्यू निकालनी है, k ऐसी रहा 0.20 और x की वैल्यू तो 0 आ गई, तो 1 ही हो जाएगा, और 0.20 इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू, तो k को यहाँ छोड़ो और इनको सॉल्व कर लो, 10 की पावर -3,
ठीक, और ये क्या है, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा नीचे बस 0.20। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी k की वैल्यू, देखना जरा, ये हटाओगे 0.2, एक जीरो और ऊपर बढ़ा दोगे कि नहीं, यहाँ डेसिमल के बाद क्या है, 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, 1 जीरो और बढ़ा दोगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करोगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 इंटू 10 की पावर -3। और अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहो तो लेफ्ट में क्या होती है, लेफ्ट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। यूनिट क्या आएगी, देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म क्या है, 0 + 1 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो, अगर मैं जनरल लिखता हूँ तो मोल 1 - n हो जाता है, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, तो यहाँ 1 और 1 रखोगे तो 0 0, मतलब इनकी कोई वैल्यू ही नहीं यहाँ पे, तो k का यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। तो आपके पास रेट कांस्टेंट भी आ गया दूसरे पार्ट का आंसर, है ना, और रेट लॉ भी आ गया, देखो आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, कैसा, ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेबल। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा था, नहीं था, कुछ नहीं करना है, पेयर बनाना है, और इस तरीके से पेयर बनाना है कि एक टर्म कैंसिल हो जाए ताकि एक की वैल्यू हम निकाल लें, ठीक है। फिर एक की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे में अपने आप पुट कर लोगे, वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास, नोट कर लो, एक क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा तेजी से करेंगे, ठीक, ताकि हो जाए आज की क्लास में और क्लास को ओवर करें, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो बताओ इसको क्या कर नहीं पाओगे, अब तुम करोगे तो, लेकिन हो बे काम छोड़, अभी नहीं करोगे, अभी कराते हैं, चलो पहले खुद से करो। देखो अब 4 केस बन जाएंगे, तो हम यहाँ पे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लें जरा। देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के ए की कुछ भी पावर, 2 मत लिख देना, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, है ना, बी की कुछ पावर वाई, ठीक। अब यहाँ से आप अलग अलग रेट के लिए लिख लो, देखो 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3, ऐसे केस में ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए की कंसंट्रेशन है 0.1 और बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या बन रहा है इक्वेशन, इसको पहली इक्वेशन बोल दो। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, दूसरी इक्वेशन बन रही है सर 7.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और क्या है, और यहाँ पे है के 0.3 की पावर x, और b की वैल्यू क्या है 0.2 की पावर y, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं, चलो एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो 3 के लिए क्या होगा, मतलब थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 2.88 इंटू, दिख रहा है ना नीचे, अभी मैं उधर आके देखता हूँ, देखो इंटू 10 की पावर क्या, 10 की पावर -1 के, और इसकी वैल्यू क्या है 0.3 x और 0.4 y। यहाँ नीचे इतना इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन का डाटा हमारे पास यहीं पे है, तुम्हें दिख तो रहा है सब कुछ, ठीक। अब देखो क्या इतनी हेल्प से कोई हम दो चीजें ऐसी बना सकते हैं पेयर जहाँ कैंसिलेशन हो जाए, हाँ हो तो जाएगा सर। सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज करो जरा, ठीक है, सेकंड और थर्ड को यूज कर रहा हूँ। 7.2 इंटू 10 की पावर -3 और डिवाइड में क्या है 2.88, देखो इंटू 10 की पावर -1, उधर क्या चल रहा है के और 0.3 x और क्या है 0.2 y, और अपॉन में क्या है के 0.3 x और इधर क्या है 0.4 y। तो जरा सॉल्व करो, देखो मैं तुम्हें अलग पेन से कट पीट करके दिखाता हूँ। देखो k से k कैंसिल, 0.3 की पावर x से 0.3 की a पावर कैंसिल, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो देखो 7 4 जा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 28, 2 4 जा 8 होता है, तो कुछ कुछ तुम्हें सही नहीं लग रहा है, वैसा ही आता हुआ है ना। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे, नीचे 2 के बाद है, ऊपर 1 के बाद है, ठीक। तो आप क्या कर दोगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा दोगे, यानी कि +1 कर लो पावर 10, जीरो बढ़ाना मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई मतलब 10 की पावर -3 था, एक और 10 था तो -3 + 1 हो गया, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/4
इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -3 + 1 -2 और ये पावर भी ऊपर आएगी तो ये क्या हो जाएगा -2 + 1, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ आपके पास बच रहा है 0.2 और 0.4 की पावर y बच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/4 है ना, 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो 1/4 इंटू 10 की पावर -1 है ना, यानी कि ये क्या बच गया आपके सामने 1/4 इंटू 10 की पावर -1। नीचे ले आओगे तो वो 1/10 हो जाएगा यानी कि 1/40 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो ये बचेगा 1/2। एक बार देख लो कुछ गलती तो नहीं हुई है, कुछ गलती तो नहीं हुई है। यहाँ पे 10 की पावर -2 है बच्चे, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो ना ये सेकंड वाले में 10 की पावर -2 है, मैंने -3 लेके कर दिया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 की पावर -2 है। अगर -2 यहाँ होगी तो फिर यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी ये -2 हो जाएगी। फिर क्या बचेगी यहाँ पे -2 + 1 यानी कि क्या बचेगी यहाँ पे देखो, इसको हटाओ जरा, -2 + 1 क्या बचेगा, -2 + 1 बचेगा माइनस का 1 और एक पावर ऊपर आ जाएगी माइनस, नीचे वाली माइनस की पावर ऊपर यानी कि +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 10 की पावर 0 यानी कि 1, तो ये टर्म नहीं आएगा जो आ रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा आपके सामने देखो, यहाँ पे बचेगा, ये कैंसिल करोगे 1/2 की पावर y, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या है 1/4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और ये क्या है 1/2 की पावर y, तो जब पावर्स कंपेयर करोगे ये 2 है ना, जब पावर्स कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b क्या आ गया 2 आ गया। आया कि नहीं आया बताओ। ठीक, ऐसे ही हम a का निकाल लेंगे। ठीक है, इसको रब नहीं करते हैं इस बार, सीधे ब्लैंक स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। देखो ये सॉल्व कर रखा है मैंने, अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक ही वैल्यू निकालनी है तो कहीं भी पुट कर दो वहां से आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो किसी भी दो को उठा लो, किन दो को उठाओगे, किन दो में इजी है, ये तीन ही वैल्यू लिखी है ना, किसको पिक करें, एक मिनट जरा, एक डाटा हमें और लिखना पड़ेगा, वो क्या है ये वाला। ठीक, ये क्या है 2.40 और 0.4 और 0.1 है ना, 2.40 और 0.4 और 0.1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y, यही है ना, यही तो था, हाँ यही 2.40 है इंटू 10 की पावर -2, यहाँ पे क्या है 2.40 इंटू 10 की पावर -2 = ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है तुम्हारे पास। अब इसके संग कोई भी इक्वेशन लिख लो जहाँ से कैंसिलेशन हो सकता है, ये वाला लिख लो 7.20 वाला, क्योंकि ये 3 टाइम्स होता है। ठीक है, यहाँ क्या है 10 की पावर -2 है और अपॉन में क्या चलेगा, ये वाला ही चलेगा 0.3, यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 y की वैल्यू तुम्हें पता है क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है। ठीक है, ये कैंसिल यहाँ से, ये 2.4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स, यानी कि क्या आ गया 1/3। यहाँ कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 4/3 x आ जाएगा, और जब यहाँ y की वैल्यू लगाओगे 2 तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 की पावर x, और कुछ नहीं है पावर मतलब 1, तो जब पावर कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो आपका रेट लॉ क्या आ जाएगा, आपका रेट लॉ आ जाएगा सर क्या, रेट बराबर k। ठीक, और एक की पावर x यानी कि क्या वैल्यू है 1 और b की पावर y यानी कि क्या वैल्यू है 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a क्या है 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b क्या है 2, ओवरऑल ऑर्डर क्या है 3। बताओ आया कि नहीं आया ये समझ। तो यहाँ हमने क्या देख लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट निकालना होगा तो कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज कर लेना। ठीक है, कि यहाँ पे होगा कि कैंसिल हो गया होगा। ठीक, तो कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज कर लेना, के की वैल्यू लगा देना। तो आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स देखे, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।